हमारे इनके क्रिएशन 33 चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बड़े बड़े मकानों, बड़ी बड़ी दुकानों, लंबी चौड़ी सड़कों, एक से एक बढ़ के कारखानों और रोजगारियों की बहुतायत ही के सबब से नहीं बल्कि अंग्रेजों की कृपा से सैर तमाशे का घर बने रहने और समुद्र का पड़ोसी होने तथा जहाजी तिजारत की बदौलत आला दर्जे की तरक्की पाते रहने के कारण इस समय कलकत्ता शहर जितना मशहूर और लक्ष्मी के कृपा पात्रों का घर हो रहा है, उतना बम्बई के सिवा और कोई दूसरा शहर नहीं। साथ ही इसके इस शहर में जैसे अमीरों और बड़ी बड़ी सड़कों और मकानों की भरमार है, उसी तरह मजदूरी पेशे वाले, दीन लाचार तथा और तरह से औकात गुजारी करने वाले गरीबों और उनके रहने वाले छोटे छोटे तन गंदे और पुराने मकानों तथा उसी ढाब की गंदी गलियों की भी कमी नहीं है। अस्तु इस समय हम कलकत्ते की खूबी और खराबी का बयान करने के लिए तैयार नहीं है, जो यहाँ का खुलासा हाल लिखकर पाठकों का अमूल्य समय नष्ट करें, बल्कि वहाँ के एक छोटे से फैक्ट को लिखकर पाठकों को एक अनूठा रहस्य दिखाना चाहते हैं। कलकत्ते की एक तंग, अंधेरी और गंदी गली के अंदर पुराने और छोटे से मकान की नीचे वाली कोठरी में एक औरत को फटे पुराने आसन पर बैठे हुए परमात्मा के ध्यान में निमग्न देख रहे हैं। इस मकान में यद्यपि इसी की तरह और भी कई गरीब किराएदार रहते हैं और उनकी बातचीत तथा आपस में झगड़े तकरार के कारण इस समय मकान में कोलाहल सा हो रहा है, मगर उस औरत का चित किसी तरह हिलता हुआ दिखाई नहीं देता और वह आंखें बंद किए माला जपती अपने ध्यान में लगी हुई है और उस कोठरी का दरवाजा अध खुला सा दिखाई दे रहा है। जब हम उसके सामान की तरफ ध्यान देते हैं तब उस औरत की गरीबी और लाचारी का अंदाजा सहज ही में मिल जाता है। एक कोने में फटे पुराने कपड़े की छोटी अधखुली सी गठरी, दूसरे कोने में पानी की एक थैलिया और उसके पास ही छोटा सा पीतल का गिलास पड़ा है। ऊपर की तरफ एक किल्ली के सहारे काली पेड़ी की हांडी टैगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि यही हांडी नित्य चूल्हे पर चढ़ा करती है। पानी वाले घड़े के दाहिनी तरफ चूल्हा और उसके सहारे छोटी छोटी 2 रकाबियां रखी है, वे भी साबुत नहीं है। बाईं तरफ जहां औरत बैठी है, मिट्टी का छोटा सा चौकूठा चबूतरा बना है जिस पर तुलसी जी का एक पेड़ है, जिसके सामने वह औरत बैठी हुई इस कंगाली की अवस्था में भी बेफिक्री के साथ उपासना कर रही है और उसके पास ही एक चक्की भी गड़ी हुई है। इतना होने पर भी उस कोठरी में किसी तरह की गंदगी या मैलापन नहीं है। गोबर से लीपकर तमाम जमीन साफ और सुथरी बनाई हुई है। स्त्री का जप पूरा हुआ और वह तुलसी जी को प्रणाम कर हाथ की माला रखा ही चाहती थी कि कोठरी का दरवाजा खुला और एक 8 या 9 वर्ष का बालक अंदर आता हुआ दिखाई दिया। बालक: माँ, तू पूजा कर चुकी? स्त्री: हाँ बेटा, कर चुकी। बालक: बाहर हरि खड़ा है, कहता है पाठशाला में जाने का समय हो गया। मुझे भूख लगी है, बिना खाए मैं पाठशाला में कैसे जाऊं? स्त्री लंबी सांस लेकर और माला रखकर: बेटा, आज तो कुछ खाने को नहीं है। मैं 2-3 जगह गई थी, कहीं से गेहूं भी नहीं मिला जो पीस कर दे आती और मजूरी के 2 पैसे लेकर तेरे खाने का इंतजाम करती। नवीन की माँ ने गेहूं देने के लिए 10 बजे बुलाया था, सो अब मैं जाती हूँ। बालक: तो मैं पाठशाला में न जाऊंगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। तू तो दिन रात पूजा ही किया करती है, खाने को तो लाती नहीं। स्त्री: बेटा क्या करूं, तेरे ही लिए तो दिन रात पूजा किया करती हूँ, ठाकुर जी से तेरे खाने के लिए मांगती हूँ। बालक: क्या तेरे मानने से ठाकुर जी खाने को दे देंगे? स्त्री: क्यों न देंगे, तमाम दुनिया को देते हैं तो क्या मुझे को न देंगे? बालक: तो देते क्यों नहीं? मुझे बता ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं भी उनसे मांगूं। स्त्री: दब्बाए आंखों से ठाकुर जी बड़ी दूर रहते हैं, इसी से मेरी आवाज अभी तक उन्होंने नहीं सुनी। बालक:
तो दूसरों की आवाज कैसे सुनते हैं जिन्हें खाने को देते हैं। स्त्री कुछ सोचकर रोज रोज के पुकारने से सुन ही लेते हैं, और जब सुन लेते हैं तो सब कुछ देते हैं। बालक हलवा, जलेबी, लड्डू, पेड़ा सब कुछ देते हैं। स्त्री हाँ बेटा, सब कुछ देते हैं। इतना कहकर स्त्री ने पूजा समाप्त की और लड़के को गोद में लेकर आंचल से उसका मुंह पोंछने लगी, और लड़के ने पुनः उससे पूछना शुरू किया। बालक हाँ माँ, तो तू ठाकुर जी का ठिकाना तो बता दे। स्त्री बेटा, ठाकुर जी बैकुंठ में रहते हैं, वह सब राजों के राजा हैं, उनका ठिकाना क्या। बालक बैकुंठ कैसा है। स्त्री बैकुंठ बड़ा भारी मकान है, चारों तरफ हीरा पन्ना जवाहिरात जड़े हैं, वहाँ बड़ा आनंद रहता है। बालक हमेल्टीन कंपनी की दुकान से भी ज्यादा सजा हुआ है, वहाँ मैं नवीन भैया के साथ गया था, खूब देखा, मगर चपरासी ने भीतर जाने नहीं दिया, कान पकड़ के निकाल दिया। स्त्री बेटा, मैं क्या जानूं हमेल्टीन कौन है और उसकी दुकान कहाँ है, पर ठाकुर जी के बराबर दुनिया में किसी का मकान न होगा। बालक ठाकुर जी का नाम ठाकुर जी ही है या कोई और भी है। जैसे मेरा नाम गोपाल भी है, लल्लू भी है। स्त्री हाँ बेटा, तुम्हारे तो 2 ही नाम हैं, मगर उनके हजारों नाम हैं। बालक सबसे बड़ा नाम उनका कौन है। स्त्री लक्ष्मीनाथ। अच्छा बेटा, अब तू जरा यहाँ बैठ, मैं नवीन की माँ के पास से जाके पीसने के लिए गेहूं ले आऊं, तब तेरे खाने पीने का भी बंदोबस्त करूं। आज तू पाठशाले मत जा, कल जाएओ। बालक अच्छा माँ, तू जा, मैं यहाँ बैठा बैठा लिखूंगा पढ़ूंगा, मगर मुझे पानी पिलाती जा, कुछ तो पेट भर जाएगा। स्त्री की आंखें अच्छी तरह गब्बा आई, मगर उसने जल्दी से आंखें पोंछ डाली, जिससे गोपाल को मालूम न हो, और पानी पिलाकर घर के बाहर निकल गई। संध्या होने में अभी 2 घंटे की देर है। कलकत्ते के बाजारों की रौनक पल पल में बढ़ती जाती है, और बाजारों को छोड़कर हम अपने पाठकों को उस बाजार में ले चलते हैं जिसकी दोनों मंजिलें सैर तमाशे के शौकीनों के दिल में ठंडक देने और मंचलों की झुकी हुई गर्दनें ऊपर की तरफ उठा देने वाली हैं। इसी बाजार में हम एक दोहरे टिप वाली क्लैंडो फिटिल, जिसके आगे बैलों की जोड़ी जुटी हुई है, धीरे धीरे जाते देखते हैं। इस गाड़ी में एक अधेड़ उम्र का रईस बैठा हुआ है, और उसके सामने की तरफ 2 आदमी, जो उसके आश्रित होंगे, भी बैठे कभी कभी कुछ बातें करते जाते हैं। रईस की निगाह दोनों तरफ की दुकानों और कोठों पर पड़कर उसके दिल में तरह तरह के भाव पैदा करते जाते थे। अकस्मात उस रईस की निगाह एक बालक के ऊपर जा पड़ी, जो सड़क के किनारे पर रखे हुए एक लेटर बक्स के अंदर चिट्ठी डालने का उद्योग कर रहा था, मगर उसके मुंह तक हाथ न जाने के कारण वह बहुत ही दुखी होकर तरह तरह की तरकीबें कर रहा था। धीरे धीरे ये फिटिंग भी उसके पास तक जा पहुंची, और उस लड़के की सूरत, शक्ल तथा इस समय की अवस्था पर रईस को बड़ी दया आई। उसने समझा कि यह गरीब लड़का, जिसके बदन पर साबुत कपड़ा तक नहीं है, शायद किसी दुकानदार का शागिर्द या नौकर है, और उसी ने इस बेचारे को इसकी सामर्थ्य से बाहर काम करने की आज्ञा दी है, और यह बेचारा डर के मारे अपना काम पूरा किए बिना यहाँ से चलना नहीं चाहता। रईस ने अपने एक मुसाफिर को, जो उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था, गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़के की कठिनाई को इशारा किया। खाली की बड़ी और दो मुस्कुराहट नीचे उतरकर लड़के के पास गया। बोला, मैं तेरी चिट्ठी में इस बंदे में डाल रहा, उसको जवाब में लड़के ने सलाम करके चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। साहब की उंगली जब मैं फैसले पर पड़ी तो चौंक पड़ा, और मेरे साथ उसके पास लड़के को ये बात कुछ बड़ी मालूम हुई, क्योंकि उसे अपनी चिट्ठी को छू जाने का भय हुआ। इसलिए
मुसाफिर के पीछे पीछे गाड़ी के पास तक चले गए और रोनी सूरत से उस रईस की दूर की तरफ देखने लगा। उसका दिल भी हिल गया। उसने एक नजर डालने के बाद उस लड़की से कहा, मिनट हम तुम्हारी चिट्ठी लेना मांगा, इसका पता ठीक नहीं लिखा है, मुझे दिखाने को नहीं आया है। ये तो मैं इसका जिसको छोटी जड़ ठाकुर जी के पास पेड़ खाओ। लड़की ने खुश होकर कहा, हाँ लिख दीजिए। श्री ठाकुर जी महाराज लक्ष्मीनाथ के पास चिट्ठी पहुंचे। रईस ने अंग्रेजी में को अंग्रेजी नहीं जानती थी, समझ न सके। रईस ने उस लड़की से जो बातचीत करने में बहुत तेज और नेक भी था, तुम्हारा नौकरी कहाँ पर है? लड़का नहीं बोले। हमारी गाड़ी पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा देंगे। लड़के गाड़ी पर सवार हो गए। रईस ने उसे अपने बड़े में बैठा लिया। गाड़ी पूरी धीरे धीरे और रईस रईस ये चीजें तुम्हें अपने हाथ से रखी। लड़का रईस इसका कहने से रखी है। लड़का अपनी खुशी से, रईस तुम्हें कैसे जानने की खातिर जी तुझे क्या है? लड़की मेरी माँ रोज उनकी पूजा किया करती है, उसी से मैंने सब कुछ पूछा था। रईस तुम्हारी माँ ने तुम्हें देख हो गया। झूठ नहीं बोलती, सब तुम कहते हो कि यह की माँ झूठ नहीं बोलती। रईस तो क्या याद रखी तुमने अपनी माँ से छपा क्यों की? लड़का रोनी सूरत से अगर मेरी बात सुनेगी तो मुझे मिलेगी। रईस लड़की की पीठ का हाथ खोल कर बोली, नहीं तुम डरो मत, हम तुम्हारी माँ से यही हाल न कहोगे, हमारा कोई आदमी भी ऐसा न करेगा। अच्छा लड़का बताओ कि चिट्ठी में तुमने क्या लिखा है? इसका जवाब लड़की ने कुछ बोलने दिया। रईस ने बिल्कुल कुछ जवाब नहीं पाया। बाकी ये सोचकर जब लेकिन मैंने उस पर अपना पता लिख लिया है, जिसका होगा वो हो जाएगा। अपने पीछे को चुप कर दिया, मेरी दुनिया में मुझे उतार दो। रईस की आज्ञा से गाड़ी खाने की बड़ी और बड़ी पर उतर कर अपने अस्पताल में चला गया, जिसका परिचय ही पहले बना ही दिया है। रईस को इशारा कहकर उसका एक आदमी रास्ते के पीछे पीछे गया और उसकी दुकान अच्छी तरह देख रहा। इसके बाद गाड़ी बाहर से रवाना होकर किसी के साथ एक प्रेस के चले गए। हमारे पड़ोसी पुलिस वजारत खुदा का बात लगाने की अवस्था आज कुछ महीने ध्यान की नहीं है। मेरी तरह की खुशी का समय अपने चारों तरफ बैठता था और मेरा औलाद को लेकर भी मालूम था कि प्रति प्रसन्न था। इसकी जिसकी सबक से इसकी दिल फैसले पर सोता बना रही है। दुकान लड़के के हाथ की उसी हुई कर वाली की थी, जिस पर उसने अपना पता लिख के बैग के बंदे में चिपका दिया था। उसके हाथ में चली हुई अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ उसे बैग बैग करके भी अपने दिल को संतोष नहीं दे सकता था। जो कोई जो कुछ मांगता है तुम वही देते हो, तुम्हारे भंडार में सब कुछ भरा रहता है तो फिर मुझे क्यों नहीं मिलता? आज मैं भी मुझसे भूखी हूँ,
मुझे यह मालूम करने की भूख है। मेरे घर पर रोज लिखा रहता है, तब तक मैं लिखा करूँगा। कृपा कर मेरे लिए 10 मिनट का बंदोबस्त मस्त कर दीजिए, जिससे मैं मेरी माँ अपने साथ खेलने वाले लड़की की अनुष्ठान करूँ। मैंने आज तक कभी नहीं खाया, मैं उसका स्वाद नहीं जानता। मैं बढ़कर उसने अपने कलेजे पर हाथ रखा और लंबी सांस लेकर कहा, हाँ। मेरी लिखते दिन दूर होने की लगभग हो रही थी। हाँ, एक नई ऐसा समय विश्वास भगवान पर नहीं है। आज मालूम हुआ कि मैं और ऐसी खेल खेलना चाहिए। इन मुश्किलों की जरूर है, मुझसे मुझ पर जो भरोसा और विश्वास है, उसका मेरा पालन है। अच्छा, अब मैं बिल्कुल ही दरवाजे के पास शामिल और देखो आशा के सामने मुसलमान का फोटो लगाया होता है। इतनी ही में कमरे का दरवाजा खुला हुआ है कि मुझे दो लड़कियों मालकों की सूरत दिखाई दी, जो कमरे के आदमी के लिए जरूर महाराज के बाल का बातें एक नसीहत अगर ऐसा है तो मतलब थोड़ी ही देर में मेरे पास की लड़का की खाली पहुंचा सकती है। आज तो मेरे खाना की सोच रहकर और क्या ही है, उसकी माँ अपनी आंखों से आंसुओं की धारा बहा रही है। इतनी ही में दरवाजे के बाहर से गोपाल कंकड़ को बोला, जिसे सुनकर गोपाल डरकर मुंह मार के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब लौटकर अपनी माँ के पास आया तो उसको एक हाथ में लंबी सी मिली। कोई एक थाली से या दूसरे हाथ में एक सूची। गोपाल ने बड़ी खुशी अपनी माँ से कहा, देख माँ, मैं तुमको कहा कि जाकर जीकर आदमी मेरा लेकर रखा होगा। मैं कैसा बोलने लगी है, एक सीधी हुई खाक मुझे रोज ही है। गोपाल की बात सुनकर उसकी माँ गुस्से से हो गई और माँ को जो वाले युवाओं से व्यवहार करने देखने लगी। मैं जो अंदर से उठी हुए जोश में उसका गला मारने लगा और बोलती हुए नहीं सकती थी। जब गोपाल ने चीखी से हाथ खोले तो मुँह खोलकर करने लगी, जिसको रोकना नहीं था। सबको अजीब लोगों से लड़े रोज तुम्हारे पास भेजने की आज्ञा मिलने से आज से मैं तुम्हारे पास पहुंचा करेगा, ताकि जीवन तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ प्रबंध किया है, जिसका हमें कुछ दिन बाद मालूम होगा। गोपाल की माँ की बड़ाई आश्चर्य है। माँ सज्जन भावी निगाहों से कभी गोपाल का मुंह देखती और कभी लंबी कथा सुनती की तरफ मोड़ देती। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था कि यह क्या हुआ और कैसा हुआ, मगर गोपाल के ऐसा सोच विचारों से फैसला नहीं था। वो उसे समय समय पर बाहर निकल गई और अपनी मजदूरी तथा साथ खेलने वाले बच्चों की खिड़की से देखकर उसके बाद खुद भी लड्डू खाए और अपनी माँ को भी देख कर चली आया। और उसकी माँ तरह तरह की सोच विचारों में अपने सीने लगी। उसके बाद से मैंने 2-4 महीने को बोल कर दिखाया। 4 महीने के बाद उसके पास पहुंची तब उससे बड़ी हुए की बुखार की सब्जी बनी। विश्वास भगवान को लेकर उसका किसान